हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, शायद आप लोग सही होंगे और अच्छे से होंगे, अपने घर पे होंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घर पर ही होंगे और अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप लोग दूसरों को भी प्रेरित करते होंगे कि आप अपने घर पर ही रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि आप जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल ही रहा है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ भारत सरकार तो एक तरह से संवेदनशील है ही है, लेकिन हमें भी संवेदनशीलता निभानी चाहिए, क्योंकि हमें भी इस चीज़ को पता होना चाहिए कि हाँ, हमें भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। क्योंकि एक तरह से हम लोग भी एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम सरकार के नीतियों को फॉलो करो। सरकार की नीतियाँ या सरकार के द्वारा कही गई बातों को हमें एक तरह से मानना चाहिए, जो चीज़ें सही हैं। अगर जो चीज़ें गलत हैं उसका विरोध भी करना हमारा राइट्स बनता है, लेकिन जो चीज़ें सही हैं उसका हमें एक तरह से पालन करना चाहिए। दूसरी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वे लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और हमें पता चल पाता है कि हाँ, हमारे अंदर क्या खासियत है और क्या खामियां रह गई हैं और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों, दूसरी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से भी आज मैं बताना चाहूँ, आज इस क्लास के बाद आपको कुछ महसूस होगा। आज आज मैं अभी आज का जो आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं है दोस्तों, 10-15 मिनट की क्लासेस रहेंगी, लेकिन आज मैं उन चीज़ों को बताऊंगा। अभी ही आज मैं उन चीज़ों को बताऊंगा कि आपको एक तरह से महसूस हो जाएगा कि हाँ, कई ऐसे लोग महसूस हो जाएगा कि हाँ, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए। आज मैं आप सभी लोगों से यहीं पर डिस्कशन करता हूँ, यहीं पर चर्चा करता हूँ इसी क्लास में, ताकि आपको समझ में आए। देखो, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक ए व्यक्ति होता है, एक बी व्यक्ति होता है। ए व्यक्ति वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें अगर मैं एक बार पढ़ता हूँ, अगर कोई मुझे पढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ जल्दी। लेकिन यहीं पर बी वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे जो भी पढ़ाया जाता है या मैं जो भी पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे एक तरह से ऊपर से निकल जाता है, यानी कि सर के ऊपर से निकल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। दोस्तों, आज मैं उसका रीज़न बताने जा रहा हूँ। दरअसल कारण ये है, ये जो ए वाला व्यक्ति है, इसे समझ में क्यों आता है। ठीक है, आप एक बार कल्पना कीजिए कि इसको समझ में क्यों आता है, इसको जल्दी समझ में क्यों आता है। जैसे मैं आपको बताना चाहिए, इसने क्या किया है, अपने आप को समय दिया है। ठीक है, अपने आप को समय दिया है, इसलिए इसको ज़्यादा समझ में आता है। दूसरी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा, इस व्यक्ति की खासियत दूसरी क्या है। जैसे कि आप सभी लोग, मान लो आप सभी लोगों के पास 40 से 50 दोस्त होंगे, सभी लोगों के पास हो सकता है ज़्यादा बड़े लोगों के साथ आपका लिंक हो, ज़्यादा लोगों के साथ बैठना उठना हो, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ते हैं, तब क्या होता है, आप सभी की बातें याद करते हैं। याद करते नहीं, बल्कि अपने आप से याद बनी रहती है, जिससे कि जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। लेकिन लोगों के द्वारा कही गई बात, यानी कि जो 40 फ्रेंड आपके साथ हैं, इनके द्वारा कही गई बात आपके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं और याद बनी रहती है। और हम क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तब इन सभी लोगों के बारे में 10 से 15 मिनट सोचते हैं, और यहाँ तक कि कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़ते रहते हैं और इन सभी के बारे में, एक एक के बारे में हमारे माइंड में चलता रहता है। वही चीज़ें यहाँ पर जो ए वाला व्यक्ति है, इसके पास मात्र 1 से 2 फ्रेंड होंगे, 1 से 2 दोस्त होंगे बस। इसलिए अब देखो, इसको जल्दी याद कैसे हो रहा है, क्योंकि इसने 38 लोगों को अपने माइंड से हटा दिया। तो अब इसका क्या हो गया, इसका माइंड पूरी तरीके से खाली हो गया। अब इसको सिर्फ 2 लोगों की बातें याद करना है या 2 लोगों के बारे में सोच रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो 5 मिनट लेगा। आप अगर लोगे 40 लोगों को, तो मान लो कितना, 90 मिनट आप ले सकते हो हर व्यक्ति के बारे में, सॉरी 80 मिनट ले सकते हो हर व्यक्ति के बारे में, यदि आप 2 मिनट सोचते हैं। तो एक रीज़न ये भी है दोस्तों। तो आपको देखो, पढ़ाई के दौरान, यानी कि आप एक तरह से पढ़ाई के दौरान, यानी कि आप तैयारी करने के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों से आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जितने लोगों को आप जोड़ कर रखेंगे, उतनी सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगी। इस बात को आप सोचिए और ध्यान दीजिए, फिर आप देखिएगा आपको पढ़ने के बाद कैसे समझ में नहीं आता। यदि आप भी इन 38 लोगों को आप हटा दीजिए,
तो 100% मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इस बात की मैं दावा करता हूँ कि आपको वीक 1 में यानी कि एक वीक में आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ें, ये तो हो गया तीसरा रीज़न, सॉरी 2 रीज़न। तीसरा रीज़न क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई चीज़, चलो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने महात्मा गांधी के बारे में कहीं ना कहीं एक बार पढ़ा है। अब कोई महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ाता है या आप एक बार पढ़ते हैं तो आप क्या होता है, जल्दी समझ जाते हैं। यहाँ ए वाला भी व्यक्ति समझ जाता है और बी वाला भी व्यक्ति समझ जाता है। अब जो है मान लो एक तरह से बराक ओबामा की बात कर लेते हैं। बराक ओबामा के बारे में बात करें तो बराक ओबामा के बारे में सिर्फ बी व्यक्ति वाले ने कभी समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से सुना होगा। इसलिए जब पढ़ाया जाएगा क्लास में तो इसको जल्दी समझ में आएगा, आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए एक रीज़न ये भी है। अगर आपको भी समझना है, आपको भी इसी तरह चलना है तो आपको भी चीज़ों को समझना यानी कि पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप भी इन्हीं तरह बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको भी समझ में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ए वाले व्यक्ति को आती है उसी तरह बी वाले व्यक्ति को भी समझ में आ सकता है। लेकिन जैसे इसने अपने आप को टाइम दिया है वैसे आप भी यदि टाइम देंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं, अपने आर्टिकल पर आते हैं। आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से हमारे देश विदेश में पूरी तरीके से जो हमारे भारतीय लोग हैं फंसे हुए हैं। ठीक है, अब वहाँ पर आप जानते हैं वे लोग काम करने के परिप्रेक्ष्य में गए थे जिसके कारण वे फंसे हुए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की, एक मिशन लॉन्च किया, वंदे भारत मिशन के तहत कम से कम 14,800 लोगों की वापसी होगी विदेशों से। 14,800 लोगों की वापसी होगी। यह अब तक की सबसे बड़ा अभियान है, जिसका इस अभियान का नाम नौसेना यानी कि जो समुद्री नेवी से आएंगे, एक तरह से जहाज़ों के माध्यम, शिप के माध्यम से आएंगे, इसे एक और नाम दिया गया है। नौसेना ने अपने इस नाम को क्या दिया है, समुद्र सेतु नाम दिया है। समुद्र सेतु नाम किसने दिया है, वंदे भारत मिशन को नौसेना ने नाम क्या दिया है, समुद्र सेतु नाम दिया है। किसने दिया है, नौसेना ने। और भारत सरकार का क्या मिशन है, भारत सरकार ने अपने मिशन के तहत क्या रखा है, वंदे भारत मिशन। आपको इस मिशन को याद रखना है कि वंदे भारत मिशन किस लिए शुरू किया गया था और समुद्र सेतु किस लिए शुरू किया गया था। यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, समुद्र सेतु या जल सेना द्वारा, थल सेना द्वारा या वायु सेना द्वारा। तो यह जल सेना द्वारा यानी कि नौसेना द्वारा समुद्र सेतु का अभियान किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि भारतीय लोग जो एक तरह से विदेशों में फंसे हैं उनके वापसी के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखो कौन लोग आएंगे, जैसे कि इस अभियान के तहत कौन से देशों से कहां से लोग आएंगे, भारतीय लोग आएंगे। जैसे कि सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं वे भारत आना चाहते हैं। ठीक है, वे भारत आएंगे। बांग्लादेश, बहरीन, ब्रिटेन, अमेरिका, मालदीव, कुवैत इत्यादि देशों में जो हमारे भारतीय लोग हैं वहाँ से लाने की प्रक्रिया चल रही है वंदे भारत मिशन के तहत। दूसरी चीज़ें हम बात कर लेते हैं कि यह होगी प्रक्रिया कैसे। देखो पहली चीज़ें इन्होंने बताया है कि हमने कहा है कि इच्छुक लोग यानी भारत सरकार कहती है कि हमने कहा है कि इच्छुक लोगों को संबंधित देशों में भारतीय मिशन के तहत भारतीय मिशन से संपर्क करना होगा। जो लोग आना चाहते हैं उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को लाया जा रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, केवल कोरोना संक्रमण से मुक्त लोगों को ही
यह सुरक्षा मिलेगी, यह अनुमति मिलेगी। देखो एक चीज़ ये भी कहा गया है, इस अभियान के तहत वे लोग भी वही लोग आएंगे जो पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हैं, कोरोना संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्त हैं, वही लोगों को अनुमति मिलेगी भारत आने के लिए। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा कि तीसरे वे लोग आएंगे जो वीज़ा खत्म होने या नौकरी के जाने के कारण फंसे लोगों को भी यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। उन लोगों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा, इस अभियान के तहत लाया जाएगा जिनका दोस्तों वीज़ा खत्म हो चुका है, नौकरी चली गई है, इसके कारण वे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको भी इसमें लाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी चीज़ें इसमें कहा है कि स्वास्थ्य या पारिवारिक कारण से भी जो फंसे लोग हैं उनको भी इसमें अहमियत दी जाएगी। जैसे कि किसी का स्वास्थ्य खराब है वैसे ही, ठीक है, पारिवारिक कारण मान लो इसके जो लोग विदेश में रह रहे हैं, हो सकता है भारत में उनके परिवार रह रहे हैं, उनके परिवार को किसी प्रकार की समस्या हो गई है, तो वे लोग आना चाहते हो तो उनको भी यहाँ पर अहमियत दी जाएगी, उनको भी लाने के लिए अनुमति दी जाएगी। दूसरी चीज़ें इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो लोग भी वापसी आएंगे सभी लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करना अनिवार्य बताया गया है। इन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि जो लोग भी यहाँ आएंगे, जो लोग भी भारत में आएंगे उन्हें हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे, यह अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है, जो नेक्स्ट बातें इन्होंने कहा कि जो हवाई किराए की तय राशि है सभी यात्रियों को स्वयं ही भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, तो सभी लोगों को खुद ही एक तरह से भुगतान करना पड़ेगा। भारत सरकार इस पर किसी प्रकार के चार्जेस खुद नहीं पे करेगी। जो लोग विदेश से आएंगे उन्हें खुद पे करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो वैसे सही है, लेकिन यहाँ पर सही इसलिए है, देखो यहाँ पर सही है क्योंकि भारत सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, क्योंकि हमारे देश के लोग एक तरह से देश विदेश बहुत सारे जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। हाँ, जिसके पास नहीं है, जो नहीं दे सकता, जो बिल्कुल नहीं पे कर सकता है, भारत सरकार उसकी हर संभव तो मदद कर ही रही है, इस बात को तो आप भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें आप जानते हैं, आज आपको एक चीज़ें नई पता चलेगी, मालाबार और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या संबंध था। दरअसल दोस्तों इस कहानी को इसलिए याद किया गया क्योंकि जैसे आज कोरोना के समय में, कोरोना के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, भारत सरकार या भारत पूरी तरीके से, भारत सरकार ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक तरह से मंदी के दौर में, या एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है संकट के काल में चल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह 1924 में केरल के मालाबार में आई बाढ़ की बात है। तो महात्मा उस 1924 में एक बाढ़ आई थी केरल के मालाबार तट में या मालाबार के शहर में, ठीक है। उस समय गांधी जी को इस बात के बारे में पता चला, तो गांधी जी ने क्या किया, अपने अखबार में, जिनके अखबार का नाम था यंग इंडिया और नवजीवन में, इनके अखबार का नाम है, गांधी जी के अखबार का नाम है कि यंग इंडिया और नवजीवन में इन्होंने लगातार आर्टिकल लिखा, लगातार वहाँ की बाढ़ के बारे में लोगों को बताया। लोगों ने इतना भावुक रूप से जुड़ गए, तारों तार हो गए दोस्तों, कि सभी लोगों ने एक तरह से अनुदान राशि दी। उस समय महात्मा गांधी जी ने 6,000 रुपये पूरे देश से कलेक्ट किया और केरल में जो बाढ़ आई थी 1924 में, उसमें एक तरह से सहायता देने के लिए उस समय की 6,000 राशि बहुत बड़ी राशि थी, ठीक है। यहाँ इतना ही नहीं बल्कि मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो महिलाएं थी, यहाँ तक उन्होंने अपने जेवर तक भी बेच दिए इसमें एक तरह से सहायता देने के लिए, और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो बच्चे थे जिनके पास गुल्लकों में पैसा था, आप जानते हैं ना गुल्लक में पैसा बच्चे कलेक्ट करते हैं, जिनके पास गुल्लकों में पैसा था उन्होंने भी अपना गुल्लक फोड़कर महात्मा गांधी जी को दान दिया कि केरल में जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उनकी सहायता की जाए। तो यहाँ एक संदेश यह दिया जा रहा है, इस संदेश यानी महात्मा गांधी जी की इस बात से या इस कहानी से या इस बात से यह संदेश दिया जा रहा है
कि यदि हमारे देश में किसी भी प्रकार की संकट आती है तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए। हमारा सब कुछ एक तरह से जाए, यानी कि हमारे पास जितना भी हम सहायता कर सकें, हमें सरकार की और अपने लोगों के, अपने देश के नागरिकों के लिए, निवासियों के लिए हमें सहायता करनी चाहिए। इसलिए इस आर्टिकल को यहाँ उठाया गया था, मालाबार और महात्मा गांधी जी के बारे में। शायद इस कहानी से आप भी प्रेरित होंगे कि देखिए हमारे भारतीय लोगों में कितनी संवेदनशीलता भरी हुई है, कितनी संवेदनशीलता दोस्तों भरी हुई है कि इन्होंने क्या किया, इतना साथ दिया। पूरे एक तरह से जो महिलाएं थी अपने जेवर तक उन्होंने बेचकर अनुदान दिया, यानी कि एक तरह से सहायता राशि दी। और यहाँ तक बच्चों के बारे में आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उस समय का दौर क्या रहा होगा। आप सोचिए एक बार कि 1924 का दौर क्या रहा होगा, जब बच्चे अपने गुल्लक तक भी फोड़कर एक तरह से पैसे दे दिए। आज के बच्चों में देखिए कि इतनी ज़्यादा प्रेरणा नहीं हो पाती है। उसका कारण है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि हमें भी एक तरह से बच्चों को इतना अच्छे से बताना चाहिए, उन्हें भी एक संवेदनशील बनाना चाहिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी चीज़ों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप सोचिए आज के आधुनिक के बच्चे इतना समझदार नहीं हैं जितना कि एक तरह से प्राचीन के बच्चे इतना समझदार थे। ठीक है, यानी कि आज के भी बच्चों को समझदार और अच्छे से बनना चाहिए, जबकि आज बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है हमारे देश विदेश में या हमारी इस धरती पर या इस पृथ्वी पर दोस्तों। ठीक है, तो इसमें यही संदेश दिया गया है। शायद आप लोग आज बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखे होंगे कि हाँ, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए अपने देश के लिए अगर देश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह हमारा मौलिक कर्तव्य ही नहीं है बल्कि हमारा खुद की संवेदनशीलता भी यहाँ जुड़ी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, आज के आर्टिकल में बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप तक पहुंचाने के लिए आपको एक चीज़ और भी मैंने ऐड ऑन यहाँ पर किया है, बॉन्ड के बारे में बताना। हर व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कि बॉन्ड आखिर है क्या। सरकार बॉन्ड की बात करती है, कंपनियां बॉन्ड की बात करती हैं, बॉन्ड्स आखिर है क्या, बॉन्ड्स से क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हर एक स्टूडेंट के बारे में यह क्वेश्चन ज़रूर रहता है। ठीक है, लेकिन वो समझने का प्रयास करता है, इंटरनेट पर सर्च करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, संतुष्टिकरण उसे नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों आप चिंता न करिए, अब आपको कहीं पर किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी गूगल पर आपको कोई भी सर्च नहीं करना है। यहाँ से आज आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं दावा करता हूँ आप सभी लोगों से। ठीक है, अब बॉन्ड है क्या दोस्तों? बॉन्ड को क्या होता है? बॉन्ड एक ऋण निवेश प्रमाण पत्र या उधार पत्र होता है। बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? बॉन्ड एक ऋण निवेश प्रमाण पत्र या उधार पत्र होता है जो किसी देश की सरकार या कॉरपोरेट हाउस द्वारा निवेशकों के लिए जारी किए जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन आप सिर्फ अभी तकनीकी भाषा को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। दूसरी चीज़ें, जब सरकार या कंपनी को पैसे यानी कि पूंजी जुटाने के उद्देश्य से मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए बॉन्ड को जारी करती है, या बॉन्ड जारी करता निवेशकों से उधार के लिए धन के बदले निवेशकों को उधार पत्र के रूप में बॉन्ड जारी करता है। कौन जारी करता है? जिसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे धन की ज़रूरत पड़ती है, तो वह क्या करता है? बॉन्ड जारी करता है। मैं अभी आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, अभी मैं तकनीकी शब्दों में आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको आम बोलचाल में बता दूंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि कहा जा रहा है कि बॉन्ड जारी करता एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित अवधि के लिए
निर्धारित अवधि के लिए धन राशि उधार लेता है। एक निश्चित ब्याज दर के लिए, यानी कि जो बॉन्ड जारी करता है, जो बॉन्ड जारी करता है उसे क्या होता है, एक निश्चित ब्याज दर पर, एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित अवधि के लिए धन राशि उधार लेता है। अब आइए जानते हैं थोड़ा से सरल शब्दों में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। सरल शब्दों में कहा जा रहा है कि जारीकर्ता परिपक्वता की निर्धारित तारीख पर निवेशक की राशि को चुकाने का वायदा करता है और इसके लिए उधार ली गई राशि पर निवेशक को ब्याज का भुगतान करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सॉरी, जो जारी करता है कौन, बॉन्ड जो जारी करता है वह क्या करता है, परिपक्वता की निर्धारित तारीख पर, यानी कि मैच्योरिटी की निर्धारित तारीख पर ही निवेशक की राशि को चुकाने का वादा कर लेता है और इसके लिए उधार ली गई राशि पर निवेशक को ब्याज का भुगतान कर देता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड की जो निर्धारित समय सीमा होती है वो होती है आपका, एक तरह से, रुको दोस्तों थोड़ा से दिखाई नहीं दे रहा है, बॉन्ड की जो निर्धारित सीमा होती है 1 साल भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है और 10 साल के लिए भी हो सकती है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो बॉन्ड का उपयोग कंपनियों द्वारा किया जाता है, नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता है, राज्यों द्वारा किया जाता है और यानी कि संप्रभु सरकारों द्वारा पैसा जुटाने के लिए और विभिन्न परियोजनाओं में खर्च करने के लिए या उनकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए बॉन्ड को जारी किया जाता है। बॉन्ड को कब जारी किया जाता है, बॉन्ड का उपयोग कौन करता है, या तो कंपनी करती है, कंपनियां भी करती हैं, नगर पालिकाएँ भी करती हैं। आप कल्पना कीजिए कि नगर पालिकाएँ, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे गाजियाबाद, मुंबई, ठीक है, यहाँ पर क्या, दिल्ली, हर जगह क्या है, नगर पालिका है। राज्य आप जानते ही हो, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, क्या हो गया, राज्य हो गया, और कई राज्यों को राज्यों बोला गया। संप्रभु सरकार द्वारा, यानी कि जो भारत सरकार है स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, बॉन्ड को जारी किया जाता है। कि उस बॉन्ड को जारी करती है किस लिए, पैसा जुटाने के लिए। और यह पैसा खर्च कहाँ की जाती है, यह पैसा खर्च किया जाता है विभिन्न तरीके से, परियोजनाओं में यह पैसा खर्च किया जाता है। विभिन्न तरह के जो परियोजनाएं हैं भारत सरकार की, जैसे कि मैं आपको एक योजना बता देता हूं, जैसे भारत नेट योजना, भारत माला योजना जो चल रही है, उसके लिए भी बॉन्ड जारी किया जा सकता है और उन्हें वित्त पोषित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वित्त पोषित मतलब पैसा देने के लिए। दूसरी चीज़ें, जो बॉन्ड होता है सामान्यतः वह फिक्स्ड होता है। बॉन्ड जो होता है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड के प्रतिभूति के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ें, जो बॉन्ड होता है सभी बॉन्ड जो होते हैं एक अंकित मूल्य, यानी कि फेस वैल्यू होती है। वह मूल्य होता है जिस पर बॉन्ड जारी किए जाते हैं। बॉन्ड की फेस वैल्यू जैसे कितना हो सकती है, वो 100 रुपये की हो सकती है, 1000 रुपये की हो सकती है। और बॉन्ड जारी करने की सबसे आम प्रक्रिया क्या होती है, अंडर राइटर्स के माध्यम से यह जारी किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, बॉन्ड को जारी करने, जिसका काम होता है बॉन्ड को बेचने में यह मदद करता है। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मान लो भारत सरकार है, मान लो यहाँ पर भारत सरकार है, भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या किया है, एक भारत माला परियोजना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब भारत सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, इस परियोजना को पूरा करना है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या करेगी, एक प्रपत्र तैयार करेगी, एक बॉन्ड तैयार करेगी और जितना पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो भारत सरकार को 5 करोड़ या 20 करोड़ मान लेते हैं, 20 करोड़ के लिए भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है। भारत सरकार ने क्या किया, अब इस बॉन्ड को मार्केट में बेचेगी, मार्केट में उतारेगी और मार्केट में उतारने के बाद मार्केट में कहेगी कि आप 20 करोड़ का बॉन्ड ले लीजिए,
अब इसको खरीदेगा कौन और कौन खरीद सकता है? खरीद तो कोई भी सकता है, लेकिन भारत जो खरीदने वाला व्यक्ति है वह भारत सरकार से कहेगा ठीक है मैं आपका 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदूंगा, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा? भारत सरकार कहती है आप 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदिए, आप ये जो 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदना है आपको, आप चाहो तो इसको मैं आपको दूंगा 19 करोड़ का, आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए, एक बार सोचिए, ध्यान से देखिएगा। देखो भारत सरकार की पैसे की ज़रूरत पड़ी मान लो 20 करोड़ के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया, 20 करोड़ का बॉन्ड जारी किया। अब यह क्या है, फेस वैल्यू इसमें कितना है, 20 करोड़ का। अब जो खरीदने वाला व्यक्ति है, मान लो खरीदने वाला व्यक्ति सी हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति को ले लेते हैं, सी व्यक्ति को खरीदना चाहता है 20 करोड़ का बॉन्ड। अब यह बॉन्ड 20 करोड़ का खरीदेगा तो इसे क्या फ़ायदा होगा? तो भारत सरकार कहती है आप यदि 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदते हैं तो मैं आपको 19 करोड़ में दे दूंगा। अब भारत सरकार क्या करेगी, 19 करोड़ का एक बॉन्ड, जो 20 करोड़ का है बॉन्ड, उसको 19 करोड़ ले लेगी और बॉन्ड दे देगी। फिर भारत सरकार ये कहती है कि ठीक है, आप जब मैं आपको इसकी जो बॉन्ड की अवधि है, अब इसकी अवधि भी मान लो 1 साल है, 1 साल बाद भारत सरकार कहती है 1 साल बाद मैं आपसे इस बॉन्ड को, आप मुझे बॉन्ड दे दीजिएगा और मैं आपको 20 करोड़ रुपए दे दूंगा। अब जो खरीदने वाला व्यक्ति था, जो खरीदने वाला सी वाला व्यक्ति था, उसको कितना फ़ायदा हुआ, 1 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। ठीक दोस्तों, तो आपको क्या बॉन्ड क्या हुआ समझ में आया? बॉन्ड कौन जारी करता है? या तो भारत सरकार जारी करती है या कॉरपोरेट कंपनियां जारी करती हैं। तो इसी तरह वो लोग जारी करते हैं। अब देखो बॉन्ड दो तरीके से होता है। बॉन्ड तो एक तो मैंने आपको छूट पर, इसे मैंने बोला ए होता है जो बॉन्ड आपको 20 करोड़ का था और खरीदने वाला व्यक्ति ने 19 करोड़ का खरीदा, और जब भारत सरकार ने जो 19 करोड़, यह बॉन्ड कैसा हो, छूट आधारित, डिस्काउंट आधारित है। डिस्काउंट आधारित इसे बोला जाता है, डिस्काउंट आधारित, छूट आधारित बॉन्ड होता है यह। ठीक है, दूसरा बॉन्ड होता है कि उसमें ब्याज निर्धारित किया गया होता है कि अब भारत सरकार या कंपनियां क्या करती है, जब दूसरा बॉन्ड जारी करती हैं, मान लो अब ब्याज आधारित, भारत सरकार कहती है कि ये लीजिए आप लोग बॉन्ड खरीद लिए, बाजार में उतारेगी, और कोई भी व्यक्ति खरीदता है इस बॉन्ड को तो मैं इस ब्याज पर, इस बॉन्ड पर 5% के हिसाब से आपको चार्ज पे करूंगा। जब इसकी अवधि, एक मैच्योरिटी टाइम 2 साल बाद मैं इस बॉन्ड को लूँगा तो आपको ब्याज सहित आपको पैसा दे दूंगा। शायद आपको बॉन्ड समझ में आया होगा। अब देखो बॉन्ड को, एक चीज़ मैंने अंडर राइटर्स की बात की थी। अंडर राइटर्स क्या करता है, बॉन्ड को बेचने में मध्यस्थ का काम करता है, मध्यस्थता निभाता है बॉन्ड को बेचने में। बॉन्ड को बेचने का काम कौन करता है, अंडर राइटर्स करता है। किसके बीच, सरकार के बीच हो या कॉरपोरेट कंपनी के बीच, और जो खरीदने वाला, जो बायर व्यक्ति है बॉन्ड को, उसके बीच में यह क्या काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, यानी कि बिचौलिया का काम करता है कि भाई देखो यह भारत सरकार ने एक बॉन्ड निकाला है, या क्या करता है, जो निवेशक होते हैं उनको बताता है, जो खरीदने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बताता है देखो भारत सरकार ने बॉन्ड निकाला है, और जो छूट पर आधारित है, डिस्काउंट पर, यदि आप खरीदते हैं यदि आप अभी खरीदते हैं तो आपको 20 करोड़ का बॉन्ड 19 करोड़ में यदि आप खरीद लेते हैं तो 1 साल पश्चात, 5 साल पश्चात, 10 साल पश्चात, जो मैच्योरिटी टाइम इसमें लिखा भी रहेगा दोस्तों, तो उसके बाद जो आपको पैसा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है। अब इसको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको फ़ायदा ये हो सकता है कि जो बॉन्ड बीच में जारी कर रहा, जो बॉन्ड बेचवाने का काम कर रहा है, इसको फ़ायदा मिल सकता है कुछ शुल्क के माध्यम से, कुछ इसे एक तरह से बिचौलिए वाला जो पैसा मिलता है वो मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी ये एक काम ये भी करते हैं, जो अंडर राइटर्स क्या करते हैं, भारत सरकार से, मान लो भारत सरकार ने 20 करोड़ का बॉन्ड जारी किया, भारत सरकार ने कहा कि कोई अगर 19 करोड़ में खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, या क्या करेगा, 19 करोड़ में बॉन्ड खरीदेगा और दूसरे व्यक्ति को 19.5 करोड़ में बेच देगा। ठीक है, तो इसे क्या हो गया, 50 करोड़ का फ़ायदा हो गया। ठीक है, यह क्या काम करता है, अंडर राइटर्स भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ध्यान देने वाली बात बताता हूँ जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंस है। बॉन्ड कौन जारी करता है, या तो भारत सरकार जारी करती है, या कॉरपोरेट सेक्टर या राज्य सरकार जारी करते हैं, या नगर पालिकाएँ जारी करती हैं, तो ये सब आपको बॉन्ड जारी करती हैं। ठीक, पहली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज़ें हैं, बॉन्ड 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो छूट आधारित हो सकता है, दूसरा ब्याज आधारित हो सकता है।
तीसरा, बॉन्ड 1 साल के लिए भी हो सकता है जारी किया जा सकता है, 2 साल के लिए भी यानी कि मैच्योरिटी टाइम, ठीक है, जिसे मैंने अभी परिपक्वता शब्द यूज किया था। मैच्योरिटी टाइम 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल, इससे ऊपर भी 20 साल के लिए भी हो सकता है। क्लियर दोस्तों? तो मैंने आपको बताया बॉन्ड के बारे में। अब शायद आपको बॉन्ड समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड कौन जारी करता है, या तो भारत सरकार जारी करती है, या राज्य सरकार, या नगर पालिकाएं, ठीक। दूसरी चीज़ें, या कॉरपोरेट कंपनियां जारी करती हैं। दूसरी चीज़ें क्या याद रखने वाली है, बॉन्ड ब्याज पर आधारित हो सकता है और छूट पर आधारित हो सकता है, और बॉन्ड 1 साल या 2 साल के लिए भी हो सकता है। बॉन्ड को बेचने के लिए कौन काम करता है, बीच में अंडर राइटर्स काम करता है। अब शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप लोग ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त करेंगे, ताकि यदि आपको समझ में नहीं आया तब भी आप बताइएगा। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं।